हेलो। आ गया ना? नहीं, वो तो हो गया था ना। हाँ, आज नया टॉपिक है। लेकिन मैं मेल भेज तो दूं। आज हम लोग संविधान के निर्माण में आ गए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाओ, आ जाओ। कल वाली नोट्स मिल गई थी आप लोगों की? हो गया, थैंक यू। कनेक्ट तो लग रहा है ना, देखो। तभी तो आ गया वो। हम्म। नहीं है भाई, नेट तो चला गया। रामेश्वर। ये फ्री वाला पासवर्ड। आ ही नहीं रहा। देख लो, नहीं तो अपने से ही कराते। हाँ, अच्छा। हाँ, बोलिए। फिश वाला। हाँ, हाँ, अच्छा। ए WI। कांट कनेक्ट दिस। हाँ बेटा, रुको देखता हूँ मेरा भी आ रहा है क्या। कोई नहीं, देख लेते। अच्छा, अच्छा। आ तो रहा है, आ रहा है। हाँ।
क्या है ये? अब तो गया। आ गया? इसको क्लोज कर दें। क्या हो रहा है भाई? ये तो फिर से वही आ गया। इसमें कल यहां से है पेन। ठीक है, तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा, कैसे कैसे कहां कहां कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। 1773 से लेकर के हम लोगों ने 1947 के फ्रीडम एक्ट तक की बात की। ठीक, इसके बाद माइक नहीं चल रहा है क्या? चल रहा। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब आज हम लोग का जो चर्चा का विषय है वह है संविधान का निर्माण, संविधान की संरचना, यानी इसमें जो है क्या है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी संविधान के निर्माण में क्या क्या बातें रही हैं, कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया, इसके लिए कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई थी। क्योंकि संविधान के निर्माण के लिए कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन में बैठे और कर दिए। इसमें जो है जो कैबिनेट मिशन प्लान था, हालांकि अगर हम संविधान के जो बैकग्राउंड की बात करें, संविधान के निर्माण के, संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसके बैकग्राउंड की बात करें, उसके पृष्ठभूमि की बात करें, तो 1922 में ही 1922 में महात्मा गांधी ने बोल दिया था कि हम भारतीयों को एक संविधान के निर्माण पर विशेष मतलब ध्यान देना चाहिए और कोशिश ये रहे कि स्वदेशी रहे, यानी हम लोग अपना खुद का निर्माण करें। ठीक है, तो इस तरह से बातें उठने लगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा 1928 का मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, उसमें भी बात की गई। साइमन कमीशन ने 1930 में अपना प्रस्तुत किया, जो कि 1935 का भारत शासन अधिनियम में वह परिणित हुआ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, हाँ जिसे एम.एन. रॉय कहते हैं, हाँ तो एम.एन. रॉय साहब ने भी भारतीय संविधान को लिखने की बात की, यानी भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और विशुद्ध रूप से भारतीय लोगों का उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी कह दिया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें विदेशियों का हस्तक्षेप ना हो, ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस ना हो। इसके बाद जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जो संविधान सभा के गठन की बात की, क्योंकि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह देखा जाए तो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में थे और इन लोगों की बातें पटल पर जो रखी जाती थी, इनकी बातों को ध्यान से सुना जाता था। ठीक है,
और 1939 में तो पूरी तरह से देखा जाए तो संविधान सभा के निर्माण की बात की गई और 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव, हाँ, तो इस तरह से आया और 1940 में अंग्रेजों ने मान भी लिया कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसकी परिणति क्या हुई 1942 में, कल हम लोगों ने क्रिस मिशन की बात की थी। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में अंतरिम सरकार के लिए चुनाव आयोजित किया गया, इलेक्शन आयोजित किया गया, ठीक, जिसमें सबसे बड़ी यानी संविधान सभा में 389 मेंबर की बात किया था कैबिनेट मिशन प्लान ने। और इसमें जो है जो सदस्य चुन करके आएंगे, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी सुना है, देखा है? तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि देयर आर 3 मेंबर्स पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लाइक 3 बेबी, हाँ, ये तीनों, हाँ, लेकिन अभी ये एलिजिबल नहीं है, इसके लिए कम से कम 35 ईयर चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं अपना ही नाम डाल लेता हूँ, शुक्ला सर, ठीक है। तो इस तरह से जो 35 के अबव है, हाँ, वही चुनाव लड़ सकता। अभी आप लोग बच्चे हैं, आपके दूध के दांत अभी नहीं गिरे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा है समीर सर, हाँ, इंग्लिश वाले सर, समीर नाम है, मित्तल सर, साहिल, ठीक है, साहिल सर, हाँ। तो ये हो गया। तीसरा हो गया जो है नरेंद्र मोदी जी को ले लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है ना इलेक्शन को, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो अब जो है इसमें इलेक्शन होता है, अब आप लोग वोटिंग करने वाले होते हैं, ठीक। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये होता है कि हर एक वोट, बेटा थोड़ा सा शांति सुन लो, हाँ, फिर आगे राष्ट्रपति में तो हालांकि बताएंगे ही। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को मैं बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति पद के लिए यूज किया जाता है, तो जैसे सपोज दैट आप वोट कर रहे हैं, ठीक, तो आप वोट करेंगे इसमें, तो तीनों लोगों को आपको वोट करना पड़ेगा, ठीक है। आप, लेकिन अब इसमें क्या है कि प्रेफरेंस के आधार पर आपको सबसे पसंदीदा आपका इसमें कौन है, हाँ, इसमें कौन सा पसंदीदा है, हाँ, साहिल सर हैं, शुक्ला सर हैं, नरेंद्र मोदी हैं, हाँ, तो आजकल नरेंद्र मोदी बहुत चर्चा में रहते हैं, तो लोग नरेंद्र मोदी जी को डालेंगे। चलिए कोई नहीं, पहले पे साहिल सर को रख देते हैं, दूसरे पे शुक्ला सर को रख देते हैं, तीसरे पे नरेंद्र मोदी को रख देते हैं, ठीक। अब इसी तरह से ये शुरू हो गया, हाँ, अब इनको पहले पे रख दिया, इनको दूसरे पे, इनको तीसरे पे, फिर इनको जो है दूसरे पे रख दिया, इनको पहले पे रख दिया, इनको तीसरे पे, फिर इनको पहले पे रख दिया, इनको तीसरे पे रख दिया, इनको दूसरे पे, फिर इसी तरह से इनको पहले पे रख दिया, इनको दूसरे पे रख दिया, इनको तीसरे पे। अब इस तरह से काउंटिंग होगी, ठीक। अब इसमें होता है फर्स्ट ऑफ दी पास्ट, हाँ, जो पहले आओ पहले पाओ, जो 50+1, हाँ, जो 50% का आंकड़ा पार कर जाता है उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है, हाँ, उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें 1 देखो सबसे ज्यादा किसमें है, तो देखा जाए साहिल सर में है, अच्छा, साहिल सर में एक ही, 2 है, दो बराबर हो गया, नहीं, अच्छा 3 है, लेकिन अभी भी इनका 49% इनको मिला है, इनको 49% वोट मिला है, इनको 48% वोट मिला है, और इनको जो है 3% वोट मिला है। अब ऐसे में किसी को भी राष्ट्रपति चुना नहीं जाएगा, फिर क्या होगा, सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी। अभी तक भारतीय इतिहास में कभी भी सेकंड राउंड की काउंटिंग नहीं हुई है, एक बार हुई थी, ठीक है, एक बार हुई थी जो है बीबी गिरी के इलेक्शन में, ठीक है, सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई थी। तो अब इसमें क्या होता है कि इनके वाले वोट को दोनों को बराबर बराबर दे दिया जाता है। अब ऐसे में इनका 50% पहले हो गया, शुक्ला सर जीत गए। देखिए यहाँ पे चीटिंग हुई है, जीतना साहिल सर को था, क्योंकि साहिल सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे जो है वक्ता हैं, तो उन्हीं को बना दिया जाता है राष्ट्रपति, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मुझे टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह एकल संक्रमणी, समझ गए, सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी हर एक वोट को प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग की जाती है, ठीक है। तो हम सबको वोट कर सकते हैं, जैसे 5 प्रत्याशी हैं तो पांचों को आपको, किसको पहले स्थान पर रखोगे, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे, ऐसे होता है। तो उस समय हालांकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि थी, यह इनडायरेक्ट वोटिंग है, क्योंकि राष्ट्रपति देखिए हम लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ना, वो इनडायरेक्ट, हाँ, तो हम लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जनता के प्रति कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोदी है कि मुर्मू है? मोदी हैं, हाँ, चूंकि ये जनता ने चुनकर इनको भेजा है, मुर्मू को नहीं। मुर्मू कोई भी, जैसे आपातकालीन व्यवस्था लगा देंगी, वो सीधे सीधे अध्यक्षीय सरकार, बहुत ही कठिन सरकार होती है, उसमें फिर
आप लोग जो निरंकुशता करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, सीधा कर देगा मार पीट के। हाँ, तो राष्ट्रपति शासन बहुत कड़ा शासन होता है, उसमें आप थोड़ा भी 13-9-22 किए तो आपको सीधा कर देगा। हाँ, अंग्रेजी का 3 कर देगा बना करके। तो ऐसे में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी कुछ भी, कोई ट्रेन तोड़ सकते हो, हाँ गाड़ी तोड़ सकते हो, आपको आजादी है। ठीक है, तो इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसीलिए कभी कभी लोकतंत्र कभी कभी जो है अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता है कि अब बेवजह जाम लग जाना, बेवजह आंदोलन करना, तो इस तरह के अधिकार जनता को रहते हैं। ठीक, तो यहां पर बात यही की जा रही थी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एवरी 10 लाख पीपल पर 1 मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आएगा। ठीक है, हालांकि जो है इस समय क्या हो रहा था कि मुस्लिम लीग इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि हम तो भाई अपना अलग देश की मांग कर रहे हैं, हम क्यों इसमें शामिल हों। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो संविधान सभा में चूंकि पाकिस्तान अलग होने की बात भी की जा रही थी, सरदार पटेल साहब भी उस समय उनके मन में आने लगे था कि भाई इसको अलग ही कर दिया जाए, ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो है उसमें जो दांव पेश था, महात्मा गांधी जी का यह कहना था कि जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने ये देखा कि स्वेच्छा से जो रहना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम ही नहीं, एंग्लो इंडियन भी आप देखो, इसीलिए देखिए हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन के लिए भी प्रावधान था। 2 सीटें जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब नहीं है। हाँ, हट गया, 2019 से हटा दिया गया उसे, एंग्लो इंडियन अब नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि कोई भी हमारे देश में रुक सकता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह संविधान सभा में अब देखा जाए तो 389 सदस्यों की तो बात की गई थी, लेकिन पाकिस्तान अलग होने की बात हो लगी थी। तो ऐसे में 296 सीटों पर ही देखा जाए तो 296, उसमें भी 292 सीटों पर चुनाव हुआ था, जो 4 थे वो ब्रिटिश कमिश्नरियों से थे। तो 292 सीटों में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर के आई। और एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो संविधान सभा में मेंबर्स भी थे, करीब 82% मेंबर जो थे वो कांग्रेसी थे। समझ रहे हैं ना, यानी 292 में भी अगर बात की जाए तो उसमें 82% कांग्रेसी माने जाते थे। इसीलिए इसका बड़ा विरोध भी किया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत सारी पार्टियां का अस्तित्व में आ चुकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, हाँ ये सब जो है, आरएसएस भी बन चुकी थी 1925 में, आरएसएस भी इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि आरएसएस का यह कहना था कि यह हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, यहां पर और अन्य धर्मों के लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से यह शुरू से कवायद चली आ रही थी। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या भी कर दी जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का बीच में थोड़ा सा मन हो गया था कि प्रधानमंत्री जो है जिन्ना साहब को बना दिया जाए। हाँ, जिन्ना साहब को बना दिया जाए, जिससे कि इस समस्या को रोक दिया जाए। यह जो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय इतनी मृत्यु स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे क्रांतिकारियों की नहीं हुई थी, जितनी जो है उस समय स्वतंत्रता के समय आपस में हिंसा शुरू हो गई थी। पूरा नोवाखली जल रहा था। महात्मा गांधी अकेले ही वहां पर जाकर के पहुंच गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाकर के वहां हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग महात्मा गांधी की ओर दौड़े, लेकिन महात्मा गांधी जी भी अपने अडिग थे। उन्होंने कहा कि मार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने देश को इस तरह से विखंडित होने नहीं देंगे। और इस तरह से उनका एक मत था कि जो है इनको बना दिया जाए, जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ठीक है, और इस तरह से कम इस विभाजन को रोका जा सके। लेकिन बातें अब बहुत आगे निकल चुकी थी, क्योंकि जिन्ना साहब प्रधानमंत्री पद के लिए भी अब तैयार न थे, क्योंकि उनको भी कायदे आजम बनना था। वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बनने की होड़ में, क्योंकि वो अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष नेता नहीं मानते थे, वो अपने आप को, सिमिलरिटी उनकी क्या थी, महात्मा गांधी के इक्वल जो है अपने आप को मानते थे। तो वह अभी कहे कि जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होगा, तो पाकिस्तान का कायदे आजम जो है जिन्ना होगा, राष्ट्रपिता वहां का जिन्ना कहलाएगा। और वो भी अपना इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम तो अपना लिखवा ही दिया, भाई पाकिस्तान का उसने जो है उसमें नाम उसका आता है। तो इस तरह से ये सारी जो है चीजें चल रही थी। फिर इसके बाद यह जो है संविधान सभा के जो सदस्य चुन करके आए, एंट्रीम गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। फिर संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई जाती है वह 9 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946, याद रहेगा। और इसमें जो है जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी साहब ने कहा कि सच्चिदानंद सिन्हा से अच्छा नाम और कोई नहीं हो सकता। और इस तरह से
टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और पहले दिन बैठकें जारी हुई और इस तरह से संविधान सभा में कोई एक, कह सकते हो कि कोई एक सदस्य नहीं था, ट्राइबल समूह से भी थे, दलित समूह, चूंकि 20 से 25% भारत में आबादी दलितों की है तो उनके नेतृत्व करने वाले लोग भी उसमें थे, तो यानी सभी वर्ग, महिलाओं को भी, उसमें 15 महिलाएं भी थी संविधान सभा में, तो इस तरह से सभी वर्ग के लोगों को संविधान सभा में महत्व दिया जा रहा था। आज की डेट में नहीं है कि आप विपक्ष में कुछ बोल देते हैं तो आपके ऊपर ईडी का छापा डाल रहा है। उस समय डायरेक्ट मुंह पे बोलते थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे, डायरेक्ट मुंह पर उनको बोल देते थे उनके विपक्षी, हाँ, उनके विपक्षी सीधे सीधे बोल देते थे कि तुम जो है इस तरह से कृत्य कर रहे हो। इवन एक महिला ने तो उनको थप्पड़ भी जड़ दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, हाँ, लेकिन उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी बात को पूछा कि क्यों हमको आपने मारा, तो उन्होंने बताया कि आपका विधायक चोर है और उन्होंने रातों रात अपने विधायक को हटा दिया और दूसरे को वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को जो है जिताया था। तो पहले ऐसे राजनीति हुआ करती थी। हाँ, बहुत ही, अरे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, सुनोगे तो बड़ा, मतलब आपको आज जो है बहुत गलत हो गया। आप किसी के मुंह पे बुराई कर ही नहीं, बड़ाई कर सकते हो, हाँ, जबकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए। हाँ, जो आपका देखिए, जो दोस्त आपको बोल रहा है नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, समझ लो आपके साथ खेला कर रहा है, अगर वो आपकी खिंचाई कर रहा है तो समझ लो अच्छा दोस्त है वो। हाँ, आपको जो है बोल रहा है नहीं नहीं अभी इससे काम नहीं चलेगा, तब इसका मतलब है कि वो अच्छा सच्चा दोस्त है। यानी इस तरह से अगर वो बोला नहीं यार तू ही टॉपर बनेगा, तब समझ लो कि तुमको गड़बड़ा रहा है मामला। तो इस तरह से निंदक नियरे राखिए, हमेशा अपने दोस्त खिंचाई करते हैं, अगर पढ़ाई में आपको डाउन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आप उसको आपस प्रतिस्पर्धा करिए और पढ़िए आगे। तो इस तरह से उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, ये सब हुआ करते थे और ये बड़ा आपस में सब साथ थे। आज हम लोग अपने अपने फायदा, अपनी सुविधा के अनुसार नेताओं को बांट लिए हैं कि सरदार पटेल ऐसे थे, नेहरू जी वैसे थे, पटेल प्रधानमंत्री बनते, ये हो जाता, वो हो जाता। उस समय समय काल और परिस्थिति भी देखा जाता है। पटेल साहब भी काफी एजेड थे और काफी उनकी एज भी हो चुकी थी, बीमार भी होते थे, बीमार भी रहते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। बात आती है वही प्रधानमंत्री की बात की जाती है कि किसको बनाया जाए। आज भी आप देखिए, किसी को ऐसे तो किसी को प्रधानमंत्री हम नहीं बना सकते ना, ऐसे व्यक्ति को बना सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जानकारी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ख्याति प्राप्त हो, उसी को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब जैसे कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे विश्व के लोग जानते थे। जब ब्रिटेन की संसद में वो जाते हैं भाषण देने, तो 54% सांसद खड़े हो जाते, उनके स्टूडेंट थे, तो इतने बड़े व्यक्तित्व थे। तो इसलिए ऐसे नहीं था कि किसी को जो है बना दिया प्रधानमंत्री, तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीएम थे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े व्यक्ति, विशाल व्यक्ति थे, उनका अंतरराष्ट्रीय संबंध में बहुत अच्छा योगदान था। चंद्रशेखर सिंह, उनको लोग युवा तुर्क कहता था, तो बहुत ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो कहने का मतलब यही है कि जिसमें कुछ व्यवस्थाएं रहती उन्हीं को प्रधान। इंद्र कुमार गुजराल सिद्धांत दिया था उन्होंने, बड़े विद्वान थे। तो ऐसा नहीं, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं और सबने अपने अपने जगहों पर काम किया है। हाँ, वो सारी बातें अलग है कि जब पार्टियां, जब देखिए आप लोग क्या है कि आप तो अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप सेकंड लेफ्टिनेंट कमांडर बनने जा रहे हैं। हाँ, आपको तो सरकार के खिलाफ जाना ही नहीं है पहली बात। तो सरकार में यह भी देखना है कि सरकारें जो भी काम की हैं अच्छा काम की हैं, ठीक। तो यहां पर हम लोग बात यही कर रहे थे कि संविधान सभा की जो 9 दिसंबर 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी साहब ने कहा, देखिए किसने कहा, आचार्य जेबी कृपलानी, और भी नाम हो सकते थे, महात्मा गांधी बोल सकते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते थे, लेकिन किसने बोला, आचार्य जेबी कृपलानी ने बोला कि 9 दिसंबर की अध्यक्षता उनके अंडर में की जाए, सच्चिदानंद सिन्हा के, क्योंकि वो पढ़े लिखे विशाल व्यक्तित्व थे और सबसे सीनियर मेंबर थे। तो उनके रिस्पेक्ट में जो है उनको 2 दिन का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इस तरह से संविधान सभा के गठन के लिए जो है यहां पर वार्ताएं शुरू हो गई। फिर उसके 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र बाबू को परमानेंट प्रेसिडेंट यानी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, एच.सी. मुखर्जी था। कौन था, एच.सी. मुखर्जी जो है, यह जो है इसको हरीश कुमार मुखर्जी कहते हैं।
COOMER। हाँ, तो ये एंग्लो इंडियन थे। हाँ, तो इस तरह से बंगाली और एंग्लो इंडियन तो मिक्स थे। तो इस तरह से जो है हरीश कुमार मुखर्जी संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया और सर BN राव साहब को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है किसको बनाया गया था? सर BN राव साहब को बनाया गया। और इस तरह से यह बैठकें शुरू होने लगी। यह दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुरू हुई। और इस तरह से संविधान के निर्माण के लिए ढेर सारी चर्चाएं होने लगी कि कैसे कैसे संविधान का निर्माण होगा, किन किन बातों का ध्यान देना होगा, कौन कौन सी समितियां बनाई जाएंगी, किसको किसको देश के अन्य कोने कोने में भेजा जाएगा और वहां से वहां की बातों को अध्ययन करेंगे। जैसे अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए भारत के डेलीगेट बाहर गए कि नहीं? शशि थरूर गए थे, सलमान खुर्शीद गए थे। तो देखिए यही अपने देश की परंपरा कितनी सुंदर है। हमारे देश में देखिए कि पक्ष सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। डेलीगेशन किसका गया? विपक्षी पार्टियों का। तो यही स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा इसी को कहते हैं। हमारे यहाँ हेल्दी डेमोक्रेटिक जो है देखा जाए मान्यताएं, हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेसी है, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि सबसे सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप देख लो भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, कहीं भी स्थायी लोकतंत्र है? लड़खड़ाता हुआ लोकतंत्र आपको मिलेगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कब खंभे पर टंगा होगा कुछ पता नहीं है, कब मार के टांग देगा मुनीर कुछ पता नहीं। वहां सेना का चलता है, वहां ISI का पूरा हस्तक्षेप रहता है। लेकिन हमारे यहां पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत। आप देख लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद आज तक कभी तख्ता पलट हुआ हो, बस वही इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी, वो भी आपातकालीन स्थिति हो गई थी। इसी तरह से देखा जाए नीचे बांग्लादेश में अभी कुछ दिन देखा ही प्रधानमंत्री भाग आई थी, अपने यहां इंडिया में उनको शरण दिया गया था। श्रीलंका की भी वही स्थिति है। म्यांमार में सैन्य शासन चल रहा है, आंग सांग सू की को मार के भगा दिया है, बेचारी नजरबंद है। हाँ, वो उनका आधा से ज्यादा जीवन जेल में बीत गया। ठीक है, तो इस तरह से वह जेल में ही रहकर नोबेल का शांति पुरस्कार भी ली। तो कहने का मतलब है कि भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। भारत एक ऐसा है जो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है सृजन करता है। और इसी वजह से इन भारतीयों को भेजा गया आयरलैंड, अमेरिका, हाँ ब्रिटेन, सोवियत संघ, उसमें सोवियत संघ हुआ करता था। तो इस तरह से इन देशों के जो है संविधान से बातों को अध्ययन किया गया। फिर इसलिए हम लोग विश्व के विभिन्न देशों के संविधान की बातों को हम लोगों ने अध्ययन किया। उस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। टेबल पर ऐसे ही लंबी लंबी टेबलें रहती थी और आपस में डिस्कस होता था। सोचिए यह जो संविधान लिखा गया है आज की डेट में देखा जाए तो भारत की सबसे पवित्र पुस्तक है कि नहीं? सोचिए अगर संविधान नहीं होता तो हमारे अधिकारों का क्या होता? आज हमारे देश में चारों ओर गृह युद्ध छिड़ा होता, हम लोग एक दूसरे को आपस में जातियां मार काट के खत्म हो जाते। आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कांगो, बुरुंडी, घाना, इन सब देशों में देखिए गृह युद्ध चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार के खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन अपने भारत में इस तरह की संविधान ही है जो रक्षा करता है। अगर कोई इस तरह का कृत्य करने का कार्य करता है तो संविधान के अनुसार उसको न्यायालय में जाना पड़ता है, उसको जेल की भी सजा काटनी पड़ सकती है। अगर उसने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया, क्षेत्र सूचक शब्द यानी रीजन बेस, कास्ट बेस, जो है लिंग बेस, सेक्स बेस भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तब भी जो है संविधान में सीधे सीधे उल्लेख है, आपके ऊपर PIL दायर की जा सकती है। तो यही हमारे, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। और हमारे देश में संविधान जैसे आजकल जो है इतना ज्यादा संविधान की पुस्तक के एक एक पार्ट जो है अभी सोचिए, जानते हैं भारत में मात्र 5% लोगों को भारत के संविधान के बारे में जागरूकता है। मतलब संविधान के बारे में पता ही नहीं, अपने अधिकारों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं। अपने अधिकारों की, जिस दिन हम अपने अधिकारों के बारे में जानने लगेंगे निश्चित रूप से हम बहुत सारी कितनी योजनाएं सरकार लाती है हम लोगों को पता रहता है। अधिकारी और नेता मिलकर के सारी योजनाओं को गड़क जाते हैं। हम आम आदमियों को पता ही नहीं होता, बस चावल फ्री में दे दिया उसी में खुश हैं। हाँ, तो इसीलिए जबकि इतनी लाखों योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं। तो इस तरह से संविधान सभा ने इस तरह की बैठकें 11 दिसंबर को हुई और फिर जो है इस पर पूरा, अब सोचिए कि बच्चे के जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक का पूरा ब्यौरा डिस्कस होता था। हाँ, 11 सेशन लाए गए,
165 दिन तक बैठ के चली, तब जाकर के हमारा संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन या कहीं कहीं 17 दिन भी लिखा रहता है में कंप्लीट होता है। और सोचिए उस समय में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे संविधान के निर्माण में। हाँ, 64 लाख, हाँ, यानी लगभग 1 करोड़, मतलब देखा जाए तो मतलब 1 करोड़ के नजदीक 64 लाख है, पौने कह सकते हैं। तो इस तरह से, हाँ, तो यह जो है इतना पैसा खर्च किया गया और इसमें बहुत सारी कमेटियां गठित की गई, ठीक। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, जिसे क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, इन द फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने रखा, जिसे 40 दिन बाद, हाँ, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद यानी 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में निहित हो गया। प्रस्तावना समझते हैं, प्रियम्बल जिसे कहते हैं। कुछ गलत लिख दिया क्या बेटा? क्या लिखा? हाँ, 1947 है ये। तुम 73 समझ रही थी, मैं भी यही समझ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह व्यवस्था कायम की गई और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने मान लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना के रूप में उजागर हुआ। क्योंकि 1900 जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तावना यानी प्रस्तावना जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। क्या हुआ भाई? व्हाट हैपेंड? फोन ऑन में नहीं लगो भाई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो। हम इतना मस्त प्यार से आप लोग पढ़ाते हैं तो आप लोग इजी ले रहे हो। हाँ हाँ, इजी मत लो भाई, गलत है। हाँ, गलत बात है। आप पीछे देख रहे हैं कुछ लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं, और खुसुर फुसुर करोगे तो संविधान हाथ से निकल जाएगा। और ये चैप्टर से तो प्रश्न आता ही आता। अभी तक जितना हम लोग पढ़े यहाँ से प्रश्न आता है। बेटा अभी थोड़ा सा 1-2 साल का संकट है, झेल लो, उसके बाद तो ऐश करोगे। यही, या तो 5 साल सर झुका के चल लो, फिर उसके बाद जिंदगी में सर उठा के चलोगे। हाँ, अगर अभी मेहनत कर लोगे तो यही आपको काम आएगा, नहीं तो फिर बाद में फिर बहुत कठिन समय है। अभी तो समय बहुत कठिन आ गया है। हाँ, ये भौतिकवादी युग है। पहले सही था, पहले फोन ऑन नहीं हुआ करता था, आज टेंशन हो जाता है। हाँ, अगर दोस्त आपका एप्पल फोन ले लिया तो आपको भी टेंशन हो जाता है, यार मेरे पास भी होता। हाँ, OnePlus तो कम से कम होता ही। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब भौतिकवादी युग है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, 1-2 साल के लिए साधु बन जाइए और निकल जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही फिर मुखर्जी नगर की गलियों में घूमते रहेंगे। हाँ, नहीं, और भी घूमने का मौका नहीं देंगे, घर वाले भगा देंगे कि क्या कर रहे हो वहां 3 साल से। हाँ, तो इसलिए, हाँ बेटा, चाय पियोगे? लादेन की चाय। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा कंसंट्रेट हो। हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, हाँ, पीछे जो है बात मत करो, ठीक है। और इससे क्या होता है, और अभी खराब होता है। हाँ, ऐसे जो है जानते हो, मन में बहुत सारी बातें आती है ना बताने का, फिर स्लिप कर जाता है। हाँ, अब आप, हाँ बेटा बोलो। एस.सी. मुखर्जी जो है, हरीश कुमार मुखर्जी, कुमर है उसको, हाँ, COO KUMAR नहीं, हरीश कुमार HC, वो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। हाँ, एंग्लो इंडियन मतलब बंगाली प्लस जो है अंग्रेज मिक्स थे। तो HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, या डिप्टी चेयरमैन भी कह सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ। तो इस तरह से यह जो है, यहां पर हम लोग बातें क्या कर रहे थे, तो यह हाँ, ये हो गया। फिर इसके बाद संविधान सभा में ढेर सारी कमेटियां, ये कमेटियों का क्या काम था, ये कमेटियां जो है एक तरह से देखा जाए तो जैसे मूल अधिकार हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हुआ, हाँ, या जो है न्यायालय से संबंधित बातें हैं, तो इन सब पर ये सब अध्ययन करती थी। जैसे संघ संविधान समिति, हाँ, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसी तरह से स्टीयरिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस तरह से करीब 15 जो है समितियों का गठन किया गया। हाँ, जैसे प्रांतीय समिति, हाँ, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। हाँ, फ्लैग कमेटी,
इसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, इसमें भी अस्थाई और अस्थाई दो थे, कृपलानी साहब को अस्थाई, स्थाई जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, तो इस तरह से इन्हें ध्यान रखिएगा। फिर हाँ बेटा, फ्लैग मतलब झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी, ठीक है। हाँ, मेन जो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसी तरह से जो है डायलॉग, हाँ, जैसे वार्ता समिति, ये भी राजेंद्र प्रसाद बनाया गया था। हाँ, फिर मूल अधिकारों से संबंधित उप समितियां थी। हाँ, इस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हरीश कुमार मुखर्जी, इन सबको जो है समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, हाँ, प्रारूप समिति कहते हैं। संविधान के प्रारूप का पूरा निर्माण जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब को दिया गया और उनके साथ 6 अन्य सदस्य थे। हाँ, तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और उसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिनका नाम क्या है? के.एम. मुंशी। हाँ, याद रखना, के.एम. मुंशी जो है एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। एक बार प्रश्न आया हुआ है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में हाँ, कृष्णा स्वामी अय्यर, अयंगर, हाँ, डीपी खेतान, हाँ, तो इस तरह से ये सारे सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है इन्होंने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया 29 अगस्त 1900। हाँ बेटा, ड्राफ्टिंग कमेटी का के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी, यह एकमात्र जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेसी सदस्य थे, ठीक है। और इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। और जो है यह ड्राफ्टिंग कमेटी फिर इस तरह से जो बैठ के बताया कि 22 जनवरी 1947 को फिर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी आया। और इस तरह से अब संविधान का निर्माण, मैंने कहा नहीं, समितियां और बैठकें चल रही थी, सेशन लाए जा रहे थे। फिर जो है हमारा जो संविधान था वह एक तरह से देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा तैयार हुआ। और लेकिन जो है याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, कंप्लीट हुआ था। लेकिन यह लागू कब हुआ? तो हाँ, यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की लास्ट बैठक होती है, जिसमें जो है यह कहा गया कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को ही। और 24 जनवरी 1950 को ही हम जनगण मन राष्ट्रगान को भी हमने, हाँ, वैसे तो 22 जुलाई 1947 को जो है आया था, ठीक है। फिर इसको हमने मान्यता कब दी? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में माना। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक कंट्री बनकर तैयार हुआ। तो यह जो है यह संविधान का संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या था कि नवंबर 1949 था। और वही मैंने याद हो तो एक जिक्र किया था कि 26 जनवरी 1930 को हमने तिरंगा फहराया था रावी के तट पर। तो उसी को हम जो है एक तरह से आजाद भारत का सपना हमने वहीं देख लिया था, स्वतंत्र भारत का सपना हमने वहीं देखा था। इसीलिए हम जो है एक गणतंत्र के रूप में जो है वो 26 जनवरी को इसीलिए याद करते हैं। इसलिए इस डेट को टाला गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में जो है, यानी हमारा संविधान जो वर्क करने लगा कब से? 26 जनवरी 1950 से। और भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, हाँ, संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सोवर्ण कंट्री, हाँ, सोवर्निटी इसको कहते हैं। हाँ, तो ये अभी प्रस्तावना के एक एक शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। सोवर्निटी, सेकुलर, हाँ, अखंडता, फ्रेटर्निटी, हाँ, बंधुता, एकता, अखंडता, न्याय। जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर उसके बाद समानता, स्वतंत्रता, न्याय, फिर बंधुता, एकता और अखंडता। तो ये जो सारे शब्द हैं अपने आप में यहां से यूपीएससी हर बार इनकी डिफिनेशन पूछ लेता है। व्हाट इज लिबर्टी? अब जैसे स्वतंत्रता है, एनसीईआरटी के क्लास 7 में सीधे सीधे दिया हुआ है, और आईएएस में भी आया है, सीडीएस में भी आया है, एनडीए में भी पूछ चुका है। स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है? समाजवाद की मीनिंग क्या है? पंथ निरपेक्ष का मीनिंग क्या है?
व्हाट इज सेकुलर, सेकुलर वर्ड, हाँ, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सर्वधर्म समभाव, हाँ, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाता है। हमारे देश में आप देखोगे विभिन्न धर्मों के लोग हंसी खुशी रहते हैं, अन्य देशों में इस तरह की स्थितियां नहीं हैं। हमारे देश में आप देखोगे हम सभी प्रकार के धर्मों का अच्छे से मनाते हैं उत्सव के रूप में। आप देखिए हम लोग जो है 25 दिसंबर को केक भी काटते हैं, जिंगल बाबा ही करते हैं, हाँ, जबकि सिर्फ अंग्रेज, हाँ, उसमें क्रिश्चियन नहीं, सब लोग मनाता है। आप देखिए सब लोग जो है उसमें मनाता है। इसी तरह से ईद में देखिए सब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे दोस्तों को सेवइयां खिलाते हैं, मिलते रहते हैं। इसी तरह से रक्षाबंधन में भी देखोगे तो हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलते हैं, हाँ, वो जो मुगल शासक था उसको भी तो राखी बंधवाया था जहांगीर ने, हाँ, तो इस तरह से जो है रक्षाबंधन है, हिंदू त्योहार है, मुस्लिम त्योहार है, जैन का पर्युषण त्योहार है, हाँ, बुद्ध पूर्णिमा है, हम सब कुछ मनाते हैं। यही हमारे देश की अपनी खूबसूरती है, यही हमारे देश की अपनी परंपरा है। ठीक, तो इस तरह से जो है संविधान के निर्माण में हम लोगों ने बात किया। यहां पर आप देख सकते हो यह पूरा पॉइंट्स इसमें हमने जो जो डिस्कस किया है ये दिया हुआ है। हाँ, देखिए 1939 में कांग्रेस कार्य समिति ने भारतीयों को अपना संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग की थी। 40 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार किया था। ठीक, ये देख सकते हैं साहब लोगों को, ये डॉक्टर साहब हैं, अम्बेडकर साहब, हाँ, ये पर जो है यहाँ पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद पंडित जी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिशन आप इसकी संरचना मैंने बता दिया, इसमें कौन कौन कहां से हैं। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट, ये मैंने सारी डेट आपको लिख दिया है। हाँ, इसको जरूर देख लीजिएगा। कौन सा बेटा, फर्स्ट पेज, अच्छा अच्छा, पिक, पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है? अच्छा, आगे। क्या हो रहा है भाई इसमें? इसमें तो आगे पीछे जा ही नहीं रहा यार। क्या करे बेटा, यहां से होगा क्या? नहीं नहीं, तो होना भी चाहिए ना, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, पीछे करेंगे यार। इसमें किधर बेटा? बताओ, अगर आता है तो कहे शर्मा रहे हो। यहां से, यहां से, हाँ, यहां से। कुछ इसमें दिक्कत है पीपीटी में। हम तो 10 साल से मतलब 2019 से लगातार पीपीटी पे ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो मार्कर अभी जाकर के हमको मतलब 7-8 साल बाद मार्कर मिला, नहीं तो लगातार पीपीटी भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है, इस तरह थोड़ी होता है कि खोलते रहो और आता ही नहीं है। हाँ? अब जैसे ये इसमें जो है ना एरो बना रहता है, तो एरो बना रहता है तो आदमी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब पीछे जाना हो तो पीछे वाला एरो बना रहता है, लेकिन इसमें पीछे वाले में भी सीधा जा रहा है। हाँ, कुछ है। हाँ, ये वाला देखना था बेटे, ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा इनको देखना था। देख लीजिए, महान पुरुष हैं हमारे, हाँ, हमारे महान विभूतियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ, हस्ताक्षर, हाँ साइन। ये देखिए कमेटियां हैं सारी, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर साहब, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर साहब, रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी डॉक्टर, हाँ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इसमें जो है सब कमेटी है, कृपलानी हैं, एससी मुखर्जी हैं, हाँ, ये देखिए अदर आसाम एवी तालकर हैं, ट्राइबल एरियाज के लिए गोपीनाथ बारदोलाई हैं। हाँ, तो ये सब बड़े बड़े लीडर्स थे। हाँ, गोपीनाथ बारदोलाई देखोगे आपने वहां पर असम में जो है, आप देखोगे गोपीनाथ बारदोलाई के नाम से ही वहां पर वो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाँ, इस तरह से, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जनजातियों के। हाँ, अब यहां पर देख सकते हैं मेन लीडर। हाँ, देखिए मेन लीडर्स कौन कौन थे। अब देखोगे यहां पर देयर आर टोटल ऑफ 300 मेंबर,
हाँ मतलब 300 के लगभग मेंबर थे, लेकिन देखा जाए तो मेन 6 लोग थे इसमें। हाँ मेन 6 लोगों की चल रही थी। किसकी साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर साहब। 3 लोग इसमें बहुत सक्रिय थे। और अपार्ट फ्रॉम दिस द लीगल एक्सपर्ट बी आर अंबेडकर, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हाँ बेटा, हाँ 1 मिनट तेज से बोलना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे, वो अस्थायी थे। क्या नहीं समझ रहा हूं, तेज बोलो बेटा, कोई बात बोल दो, क्या आवाज आपकी आ नहीं रही? हाँ सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हाँ चले आगे। अब देखिए ये मेंबर्स थे। इसके बाद संविधान सभा के प्रमुख नेता। अब आता है हमारे जो संविधान की जो क्रिटिक होती है, आलोचना होती है। ठीक है, आलोचना जो होती है हमारे संविधान की, क्यों आलोचना की जाती है, इसमें इसके पीछे जो कारण है, ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत ज्यादा समय लग गया संविधान के निर्माण में। दूसरा ये है कि एक, तुम लोग बात बहुत कर रहे हो, पहले अलग अलग बैठो, गलत बात है, आप लोग अलग बैठो प्लीज। आप इधर आओ, प्यार की भाषा समझते ही नहीं हो तुम लोग, देख रहा हूं लगातार डिस्कस कीजिए। तुम भी बेटा पीछे जाओ, जाओ पीछे, गो नहीं गलत, हाँ आप पीछे जाओ। आप बेटा बैठे रहो, आप बैठे हो, हाँ आप पीछे जाओ। हाँ दैट्स बैड हैबिट यार। अब फिर बोलेंगे सिद्धार्थ से, वो आके उल्टा पुल्टा बोलेगा, तो ये गलत है ना। अपने से बेइज्जती क्यों करवाते हो? इतने अच्छे बच्चे हो यार, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, हाँ डिस्टर्बेंस पैदा करते हो, गलत बात है ना। ठीक है, तो यह जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि क्यों इसकी आलोचना की गई। हाँ तो संविधान की आलोचना इसलिए की गई कि यह देखा जाए तो एक तो सबसे बड़ी चीज, बहुत ज्यादा इसमें बहुत ब्रॉड मतलब टाइम ले लिया, पहली बात। दूसरा यह है कि एक ही पार्टी का इसमें प्रभुत्व था, तो अन्य पार्टियां इससे असंतुष्ट थी। ठीक है, क्योंकि 82% मेंबर जो थे वो कांग्रेसी थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये संविधान भारत का संविधान नहीं, विपक्षी लोग कहते थे कांग्रेस का संविधान है। हाँ तो इस तरह से इन सब बातों को लेकर के काफी जो है यहां पर देखिए ना, सीधे दिया हुआ है ये डोमिनेट। हाँ तो यह जो है इसको सीधे मना कर दिया गया कि नहीं भाई, यह जो है ये संविधान की इसी को लेकर के। अब देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव अव्यवहारिक था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि वयस्क मताधिकार सीधे नहीं चुने जाते थे। अब सीधे नहीं चुने जाते थे, तो अब ऐसे में क्या होगा, सीधे नहीं चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे तो किसी को भी बना दिया जाएगा। भाई सीधे चुना जाएगा तो हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ना। तो वो लोगों का कहना था विपक्षी पार्टियों का कि भाई सब लोगों को मौका मिले, प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजा जाए संविधान सभा के सदस्यों को, नहीं तो इसमें तो बायस रहेंगे। और इसमें यह भी कहा गया था कि उच्च कुलीन वर्गों का ज्यादा इसमें सांद्रण था, यानी इसमें जो है देखा जाए तो सारे पढ़े लिखे, हाँ बड़े घरानों से थे, तो वो अपने हिसाब से संविधान में लिपापोती कर रहे थे। हाँ यानी कि जैसे, लेकिन अब वही बात आती है डॉक्टर अंबेडकर साहब। सोचिए यहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब का बहुत, इसीलिए आप देखोगे कि पूरे आज की डेट में डॉक्टर साहब का जब बर्थडे मनाया जाता है तो बड़ा प्रासंगिक माने जाते हैं। आप देखोगे खासकर चाहे ओबीसी हो, दलित हो, एसटी हो, इन लोगों को आज सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने में बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का रहा है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब इन सब बातों पर वो बार बार अपनी बातों को रख रहे थे कि भाई आप लोग जो है इनके बारे में क्या है, दलितों के बारे में क्या है, दलित उपेक्षित है, दलित अभी 1% भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो इनके लिए आपने क्या प्रावधान। इसीलिए संविधान में शुरू में ही 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके आरक्षण के माध्यम से इन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अभी देखिए ना, कल ही एक घटना हुई है यूपी में कि कोई जो है भागवत कथावाचक कोई दूसरी जाति का था, उसकी जाति पूछने के बाद यह पता चला कि ये नहीं है, तो उसका सर मुड़ दिया गया। हाँ बाल जो है उसके बना दिया गया, उसको गांव में घुमाया गया। तो क्या है ये, अभी भी क्या हम लोग सामाजिक स्वतंत्रता भी मानसिक रूप से अभी स्वतंत्र ठीक से नहीं हो पाए हैं। अगर देखिए आपके अंदर क्वालिटी है, हाँ आप देखिए संस्कृत से, हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी आप उसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से एक जो है हम लोग समय में मुस्लिम लड़की थी, संस्कृत से टॉप की थी,
मतलब जैसे एमए से संस्कृत से एमए करते हैं ना, तो वो संस्कृत से टॉप की थी और फिर यहां जेएनयू में उसका एडमिशन हुआ। तो अब ये विद्वता के आधार पर क्या आप भागवत की कथा नहीं सुना सकते? भाई जिसको आता है वो सुना सकता है, लेकिन अब ये कि सिर्फ यही जाति का व्यक्ति सुनाए तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है कि ये तो गलत बात है ना। तो यही सारी चीजें, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में। इसको जो है हमारा आने वाला ही जो हमारे युवा हैं, खासकर आप जैसे लोग ही इसको ठीक करोगे। अभी टाइम लगेगा, हालांकि बहुत कुछ बदल चुका है, अभी बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी वक्त है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ऐसा कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने में बहुत समय लिया, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत जटिलता है। हाँ, तो इस तरह की इन बातों को, संविधान की भाषा की साहित्यिक और जटिल होने के कारण भी आलोचना की। अरे अब तो तब भी हाँ, डीडी बसु की किताब पढ़ो तो संविधान समझ में ही नहीं आता था। अब तो नए नए राइटर आए हैं, बहुत सरल भाषा में संविधान को बताते हैं। नहीं तो इसीलिए इतना टफ लिखा गया था हाँ, कि लोगों को संविधान के बारे में पता ही नहीं चल पाता था। संविधान में क्या उल्लेख है, लोगों के अधिकार, अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा। अब सोचिए अगर कोई बच्चा उसको स्कूल से उसको ड्रॉप आउट कराया जा रहा है, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ वो पीएल डाल सकता है। हाँ, देखिए शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निरपेक्ष तत्व तीनों में निहित है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट, तीनों में वह निहित है। तो शिक्षा का अधिकार, अब शिक्षा के अधिकार से अगर किसी को वंचित किया जाता है, किसी को पढ़ने, जैसे इस आप रास्ते में चले जा रहे हैं किसी मिठाई की दुकान पर या किसी भी अन्य उस दुकान पर, किसी छोटे बच्चे का जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है वह काम कर रहा है, तो आप वहां पर उस पर फोन कर सकते हो। हाँ, डायल नंबर होता है। चाइल्ड लेबर में जो है उसको अभी पढ़ने का अधिकार है, ना कि जो है बालाश्रम या बाल मजदूरी करने का अधिकार है। तो यह हमारा संविधान ही तो हमें बचाता है। हाँ, हमें जाति आधारित आरक्षण, आज आप देख सकते हैं कि हर व्यक्तियों का, अब आईएएस में देखोगे तो जनरल भी होता है, ओबीसी भी चुन के जा रहा है, हाँ एससी भी जा रहा है, एसटी भी जा रहा है, चुन के जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये किसकी वजह से संभव हो पाया? संविधान की वजह से। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर कह रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं पर हावी थी और यह स्वाभाविक था, भाई जाहिर सी बात है। तो इस तरह से इन सब बातों को, और देखिए हिंदू वर्चस्व भी था, इसीलिए मुस्लिम मना कर रहे थे। हालांकि मुस्लिम मना क्या करेगा, वो अलग देश की बात ही कर रहे थे, वो तो अपना अलग देश की मांग ही कर रहे थे ना, तो उनको इसमें से क्यों जो है इंटरेस्ट रहेगा। तो ये कहा गया, आरोप लगाया गया कि हिंदू वर्चस्व था या फिर से समुदायों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण था। अब जो है आता है, यहां पर देख सकते हैं संविधान की विशेषताएं। हाँ, हम लोग बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो इसके अब हमारे संविधान की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि सबसे बड़ा संविधान है हमारा। संविधान सबसे विशाल संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और अलिखित दोनों है, कठोर और लचीला दोनों है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। हाँ, अभी देखिए ना, थोड़ी देर पहले मैं कठोर हो गया था क्योंकि आपकी अच्छाई के लिए, थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, तो कठोर और लचीला दोनों हमारे अंदर है, हमारे संविधान के अंदर निहित है। हमारे देश की परंपरा ही ऐसी है, हम लोग सहिष्णु देश हैं। हम कभी भी आज तक बताइए किसी देश पर हमने कब्जा किया हो? हाँ, हम लोग जो है किसी दूसरे का अधिकार क्षेत्र का कभी भी हनन नहीं करते हैं। हमारा देश इसीलिए पूरे विश्व में आज देखा जाए तो हमारे देश की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को अपनाने में लगा हुआ है, चाहे जो भी देश हो। और इसीलिए देखिए कि भारत अभी बहुत मामलों में पीछे है, लेकिन विश्व गुरु की उपाधि उसे दी जाती है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि भाई विश्व गुरु? क्योंकि भारत के लोग, आप देखो ना, भारत हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है ना। आप देखोगे हमारे जो मंत्रोच्चारण वगैरह भी होते हैं तो क्या कहता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही तो बोलता है ना, विश्व का कल्याण। हम कभी अपने देश के कल्याण की बात नहीं करते, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और हम किसी भी चीज का उत्पत्ति करते हैं तो विश्व, आज आप देखिए एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात की जाती है, पूरा जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या हम लोग देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं आज से नहीं, पुरातन से, प्राचीन काल से हम लोग अपने पर्यावरण को संरक्षित करते आ रहे हैं। हम तो अपने पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। हाँ, पीपल, बरगद, इन सब की पूजा करते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? एनवायरमेंट कंजर्वेशन है, पर्यावरण संरक्षण है। हाँ, हम तुलसी की रोज पूजा करते हैं। ये और अंग्रेज क्या है? तुलसी को एज ए प्रोडक्ट मानते हैं। हाँ, वो प्रकृति को एज ए क्या है? प्रोडक्ट मानते हैं। लेकिन हम तो प्रकृति के उपासक हैं, हम पूजक हैं। इसीलिए हमारा संविधान क्या है?
आशा और विश्वास पर टिका हुआ है। और वो लोग क्या हैं, वो तो भाई वो सबको खा जाएंगे और इसीलिए मर रहे हैं। हाँ, प्रदूषण हो रहा है और हम लोग नदियों पहाड़ों सबकी पूजा करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो हम जो है पर्यावरण, आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन में, हाँ भारत आज भी देखा जाए तो हम लोग अपने देश की पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ये भी संविधान में है, हाँ संविधान में इन सारे चीजों का उल्लेख होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, यानी हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ, और इस संविधान में एक छोटे से बच्चे के लेकर के बड़े से बुजुर्ग व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है हमारा संविधान, है ना। दूसरा क्या है, भारतीय संविधान के सभी लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत है। हाँ, ये तो पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। हाँ, अब देखिए कितना अच्छा मैंने शब्द प्रयोग किया ना। जैसे कल हमने बोला था उधार का थैला, तो उधार का थैला थोड़ा सा निगेटिव हो रहता है कि हम मांग के भीख मंगे हैं, नहीं, विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। यानी अब देखिए कितना अच्छा वर्ड है ना। इस तरह का वर्ड अगर आप इंटरव्यू में यूज करते हो, हाँ, कि हमने जो है यहाँ पे एक देख सकते हैं कि इंस्पायर्ड बाय द वेरियस सोर्सेज, हाँ इंस्पायर्ड बाय द, ना कि बोरो वर्ड थोड़ा सा वो लगता है। तो हम इंस्पायर्ड थे। जैसे मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से। हाँ, हमने वहां के संविधान, ऐसा नहीं कि अमेरिका का फंडामेंटल राइट हमने पूरा ले लिया। अब भाई मौल, अब किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल राइट की बात करोगे तो फंडामेंटल राइट वर्ड तो यूज करोगे ना। तो अब अमेरिका बोल दे फंडामेंटल राइट मेरा ले, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट उसके अलग हैं मानदंड, हमारे मानदंड अलग है कि नहीं। हमारे यहां 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स। हाँ, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे बाद में हटा दिया गया था। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। हाँ, तो इस तरह से 19F में था, तो मौलिक अधिकार था। हाँ, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको हटाया गया था, 73। अरे बहुत आगे चले गए बेटा, 44वां संविधान था। हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इन 1978 हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक, तो इस तरह से एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 6 फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ, मात्र 6 मौलिक क्या है, मूल अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को हितों को संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में निहित है। तो ये क्या है, हमारे संविधान कहां से, अमेरिका के स्रोत से हम इंस्पायर्ड होकर के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तो ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। अब देखिए, अब आयरलैंड भी किससे लिया था, स्पेन से लिया था। आयरलैंड वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्पेन। तो ये नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन स्पेन, फिर उसके बाद आयरलैंड, देन इंडिया। ठीक है, इसी तरह से बात की जाए कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए, समवर्ती सूची फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, फिर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस तरह से हम अलग अलग देशों से अलग अलग, जैसे इंपीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। हाँ, अमेरिका के संविधान से इंपीचमेंट की प्रक्रिया लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, इसी तरह से वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अमेरिका, आपात उपबंध जर्मनी। ध्यान रखना है, ये सब, इसको मैं अलग से भी पूरा आपको लिस्ट दे दूंगा। तो इस तरह से विभिन्न स्रोतों से हम लोग प्रेरित थे। ठीक है, इसके बाद आता है मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारा संविधान कठोर और नम्य दोनों है, यानी नम्य और अर्धनम्य, कठोर और नम्य, यानी रिजिड और सॉफ्ट, दोनों हमारा संविधान है। अब देखिए नम्यता और अनम्यता का क्या मतलब हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है, इंपीचमेंट की बात अभी हमने बोला, आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। क्या आज तक किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है, ये बहुत ही टफ प्रक्रिया मानी जाती है। हाँ, ये हमारे संविधान की कठोरता को दर्शाता है। हाँ, हमारे संविधान की मजबूती को दर्शाता है। हाँ, कि आप किसी को संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आप देखिए ना,
राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हाँ, 50 सदस्यों के द्वारा पहले एप्लीकेशन दिया जाता है कि भैया इनको हटाया जाएगा। हम एप्लीकेशन देते हैं किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा। फिर उसके बाद बैठकें होती हैं, फिर उसके बाद 2/3 बहुमत के आधार पर, तो कितना कठोर प्रक्रिया है। हाँ, इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, और नम्यता क्या है? नम्यता है यही कि अंधेरे में मर्डर कर दो, फिर आपको फांसी नहीं होगी। हाँ, तो हमारे संविधान कहते हैं कानून अंधा है। हाँ, हमारा संविधान में भी बहुत सारी बातें जो है बहुत ही सरल तरीके से, जैसे फंडामेंटल राइट में है। हाँ, तो मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य कठोर नहीं है, आपको हर बात पे जेल थोड़ी भेज देगा। हाँ, आप कितना जो है गाड़ियां तोड़ देते हैं, सरकारी जो है बसें तोड़ देते हैं, आपको जेल कोई डाल देता है? नहीं डालता है। तो ये हमारे संविधान में जो है, इसीलिए लोच और अलोच दोनों लेकर चला गया है, यानी नम्यता और अनम्यता दोनों बातों का इसमें मिश्रण है। ठीक है, तो इस तरह से इसे भी ध्यान रखेंगे, कठोरता और हाँ, और भारत का संविधान ना तो कठोर है ना लचीला, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं का एक मिश्रण है। फिर देखिए, एकात्मक के साथ संघीय प्रणाली, यानी हमारा जो फेडरल, हमारा जो है ना यूनिलेटरल, हाँ, यानी हमारी जो फेडरल सिस्टम है, लेकिन अब देखिए को फेडरल भी है, यानी अर्ध संघात्मक। जैसे देखिए, संघ कभी कभी निरंकुश होता है तो राज्य देखिए नाराज हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे केंद्र और राज्य में काफी डिस्प्यूट हो जाता है। केंद्र और राज्य में डिस्प्यूट सुना है ना, इसीलिए केंद्र और राज्य में कोऑपरेशन बनाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में केरल था, पश्चिम बंगाल था, तो ये सब लोग जो है केंद्र कुछ कहती थी, ये लोग कुछ करता था, क्योंकि वहां पर अपोजिट सरकार की पार्टियां थी, अपोजिट पार्टी की सरकार थी। तो इस तरह से जो है वहां पर केंद्र और राज्य के बीच नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली को तो स्थापित करता ही है, और इसमें संघ के सभी सामान्य लक्षण शामिल होते हैं। तो यह एकात्मक या कह सकते हैं गैर संघीय विशेषताएं भी इसमें शामिल होती हैं, यानी संघ भी निरंकुश नहीं हो सकता है। हाँ, चूंकि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं भारत राज्यों का संघ है, और इस तरह से भारत में संघीय और अर्धसंघीय, जैसे संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। हाँ, तो भारत फेडरल और को फेडरल, यानी संघात्मक और अर्धसंघात्मक दोनों की खूबसूरती है। देखो, भारत का मामला बहुत फिट है। भारत मध्यम, भाई बुद्ध का देश कहलाता है, तो मध्यम मार्ग अपनाता है। अब जैसे भारत में क्या है, न्यायपालिका भी सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, पार्लियामेंट भी सर्वोच्च है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च है, और ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है। हमने कहा हमारे यहां दोनों सर्वोच्च है। हाँ, है ना, दोनों सर्वोच्च है, क्योंकि हमारे यहां न्यायपालिका और जो है जो संसदीय व्यवस्था है, दोनों एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पे हम लोगों को कितना भरोसा रहता है कि अंतिम न्यायालय निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। तो हमारे यहां दोनों जगह की व्यवस्था है। ठीक, जैसे देखो जनसंख्या में क्या, जैसे अर्थव्यवस्था अमेरिका की क्या है, कैपिटलिस्ट अप्रोच है, रशिया का क्या है, समाजवादी। हमने कहा हमारी क्या है, मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है कि नहीं, है ना भाई। तो वहां क्या है, कैपिटलिस्ट अप्रोच है। यहां पे क्या है, रशिया का सोशलिस्ट अप्रोच है। भारत ने कहा हमारा कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट दोनों, यानी सरकारी भी सेवाएं रहेंगी, साथ साथ निजीकरण भी किया जाएगा। हालांकि 91 के बाद थोड़ा निजीकरण ज्यादा बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जब 1991 में आया। ठीक, तो इस तरह से भारतीय संविधान, हाँ, जैसे चाइना कहता है 1:1, हम दो हमारे एक, हमारा भारत कहता है हम दो हमारे दो, एक मरेगा तो एक तो बचा रहेगा, इसलिए भारत कभी बुढ़ा नहीं होगा। तो इस तरह से भारत बड़ा, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। हालांकि भारत की जो पॉपुलेशन को चाइना ने फिर से अपना लिया है, क्योंकि वहां इंबैलेंस हो गया था। हाँ, लड़कियों की संख्या ही बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो रहा था, तो इसलिए भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी को अपना लिया है चाइना ने। हाँ, वो भी कह रहा है कि हम दो हमारे दो रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली। हाँ, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हाँ, और इस तरह से भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का, अब देखिए न्यायालय की बात आ गई, तो न्यायपालिका कहां से, अमेरिका से। हाँ, जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
ठीक। और इस तरह से यहां पर देख सकते हैं, और भारतीय संविधान के द्वारा अब यहां पर देख सकते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की जाती है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने आपको बताया। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, न्यायालय करता है। और राज्य का नीति, यानी अब यहां पर राज्य का निर्देशक क्या होता है, इसका मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार दिलाए, शिक्षा का अधिकार दिलाए, उसको खाने पीने का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39A क्या कहता है? सभी को रोजगार, हाँ सभी को एम्प्लॉयमेंट। और 39D क्या कहता है? सभी को इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। और आर्टिकल 40 क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था का गठन। अभी आगे चर्चा करूंगा। और इस तरह से अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी बात करता है। इसीलिए आप देखो बिहार में 2001 में 47% साक्षरता दर थी। कोर्ट ने उसको फटकार लगाई कि तुम कर क्या रहे हो, इसीलिए 2001 में बढ़कर वहां की साक्षरता दर 60% हो गई। तो यह राज्य की ड्यूटी बनती है कि हमारा कोई भी व्यक्ति निरक्षर ना रहे, सबको शिक्षा दिया जाए, रोजगार दिया जाए और सबके अधिकारों की रक्षा किया जाए। तो इस तरह से यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यानी अब देखिए मौलिक अधिकार में क्या है? उसकी रक्षा न्यायालय। नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य की ड्यूटी है। अब भैया अपनी भी तो ड्यूटी निभा दो, सब सरकारें करेगी, कुछ हमारा भी तो कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपने राष्ट्रगान का रक्षा करें, हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, हम अपने जो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संग्रहालय, हाँ इनकी हम रक्षा करें, हमारा ड्यूटी है। और प्रत्येक 11वां मूल कर्तव्य क्या है? जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत संविधान के 21A में डाला गया। संविधान के भाग 2, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है। नीति निर्देशक तत्व में भी शिक्षा का अधिकार है, मौलिक कर्तव्य में भी है। तो उसमें क्या है? प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, सिर्फ न्यायालय का थोड़ी कर्तव्य होगा। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को उस पढ़ाई से वंचित ना करे, उसे खेती में काम में ना लगाए, उससे जो है रोजगार में उसको तुरंत ना लगा दे। अब जैसे आजकल देखो बहुत सारे वो होते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट, फलाना ढिमका धमना हो रहा ना, तो उसमें क्या हो रहा है? बच्चे को देखिए उसकी शरीर तोड़ दे रहे हैं, हाँ वहां पे जाकर के वो डांस कर रही है, हाँ उसको जो है छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची गाना गा रही है, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है। अब ये सब क्या है? तो बताइए, छोटे से बच्चे को इतना गंदा, उसको अरे बहुत डांटा था उसको। सोचिए कि इस तरह के, अब छोटे से बच्चे को एक तरह से ये चाइल्ड लेबर ही तो है, चाइल्ड लेबर ही तो है। ये क्या है बताओ? आप कहां ले जा रहे हो समाज को? बच्चे को कहां ले जा रहे हो? उसको जो है अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी और माता पिता उसको कोस कोस के डांसर बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये क्या है? ये सीधे सीधे चाइल्ड लेबर है एक तरह से देखा जाए तो। बड़ा इस पर विरोध हो रहा है आजकल। देखिए पहले से होता था बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट, कमांडर बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? रील करता बनाएंगे, रील बनाने वाला, हाँ सेल्फी क्वीन बनाएंगे। ये सब बेवकूफी वाले काम शुरू हो गए हैं। हाँ तो ये सब बहुत ही गड्ढे की ओर जा रहा है हमारा समाज। हाँ तो इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। हाँ यानी भारत में महात्मा गांधी कहते थे अपने धर्म का अपमान, अपने धर्म की बुराई करो और दूसरे धर्मों की अच्छाइयां। तो कहने का मतलब है कि जैसे नहीं कहते कि हमारी बुराई हमसे डायरेक्ट कर दो, हमारी अच्छाई दूसरों से बचाओ, इनका ये कहने का मतलब था। हाँ लेकिन आज उसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है। तो कहने का मतलब है भारत में सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाता है। हाँ इसीलिए भारत में सभी धर्म, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी लोग जो है यहां पर बढ़िया से रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, आनंद लेते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, एकल नागरिकता, भारत में सिंगल सिटीजनशिप, जो कि बात नहीं करी बेटा, बात मत करो, 5 मिनट और रुक जाओ यार। हाँ तो अब देखिए आपातकालीन प्रावधान, भारत में इमरजेंसी प्रोविंस भी है, आपातकालीन व्यवस्था, ये हमारे संविधान की विशेषता को दर्शाता है। अगर राज्य विफल होता है तो ऐसे में अनुच्छेद 356 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। वो सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी बस यहां पर विशेषता हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय सरकार है भारत में। देयर आर 3 टियर गवर्नमेंट, यानी केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है,
लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज व्यवस्था। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 9 संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था को। हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं का गठन 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1992 एक्ट के तहत 93 में। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में मतलब संवैधानिक अमलीजामा। वैसे तो हमारे देश में उसके लिए अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था 1957 से शुरू करेंगे और आज तक ले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आप लोगों ने देखा सहकारी समितियां। हाँ, भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं। इसमें भी 2011 में वैद्यनाथन कमेटी का गठन किया गया था, जिसके आधार पर 97 में संविधान संशोधन के तहत इसको सहकारी समितियों को, पहले क्या होता था इसमें बिचौलिए थे, हाँ नेतागिरी कर लेते थे, अब इसमें नेतागिरी नहीं कर पाओगे। यह एक संवैधानिक संस्था बन गई है, इसमें आप हस्तक्षेप, अब राजनीतिक हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे संविधान की खूबसूरती है। इसी बात पर धन्यवाद प्रस्ताव। हाँ, इतनी देर 1.5 घंटे भी आप लोग नहीं रुक पाते हो। हाँ, कैसे काम चलेगा। हाँ, वहां तो बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और हमसे बात कीजिए क्लास में जो है, फिर जानते हो आप बात करोगे पीछे वाले को डिस्टर्ब होगा, हाँ उससे पीछे वाले को डिस्टर्ब होगा, और इस तरह से क्लास की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। और जब संप्रभुता खतरे में पड़ेगी तो देश की संप्रभुता खतरे में पड़ती तो क्या करता है, ऑपरेशन सिंदूर चलाता है। तो क्लास की संप्रभुता खत्म होगी तो क्या करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर चला देंगे, यानी खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा मिल करके। जो शैतानी करेगा, हम अकेले नहीं, हाँ तो आपके सहयोग से ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेंगे कल। इसमें थोड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी का भी इसमें भी मैटर नहीं था, वो भी डाल देंगे। और कल से हम लोग आ जाएंगे संविधान के जो है स्रोत को भी डाल देंगे और भाग 1 पे पहुंच जाएंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। बेटा सब बोलो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।